ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पॉलिटी का पार्ट 7 होगा और हम यहाँ पर पिछले साल के क्वेश्चन जो पॉलिटी से रिलेटेड है वो डिस्कस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस टाइप के और क्वेश्चन बन सकते हैं और या उनसे रिलेटेड करंट अफेयर। तो आज हम पांच छह पिछले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जैसे 100 हो गया, 101, 102, 103, 104, 105, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे क्योंकि आयोग ना एक क्वेश्चन पूछा है और हो सकता है कि इस बार 2000 ये जो 2024 में पेपर होगा, अभी ये जो रिजर्वेशन की जो बिल पास हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, उससे क्वेश्चन जरूर पूछे। मतलब 99% नहीं बोलता हूँ मैं, 100% चांस है कि उसमें से क्वेश्चन आए। तो अब देखिए, आयोग ना अमेंडमेंट पूछे हैं कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, 52 की 73rd। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अमेंडमेंट को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट होते हैं उनको हम जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 19 कॉन्स्टिट्यूशनल 90 और 91st 93rd, तो ये पूछे गए हैं और मैंने यहाँ पर 100 से लेकर 6 तक जो अभी तक हुए हैं उन अमेंडमेंट को डाला है और उनसे देखेंगे कि आयोग ने क्वेश्चन पूछा भी था 2000 अभी शायद 23 में पूछा था। ये क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको दिखा दूं। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा था, ये शायद 2021 का, मुझको याद नहीं रहा है 2021 या 2023 का क्वेश्चन है। ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये इतना तो जरूर पता है 2000 या तो 21 का ये, जहां तक मैं जानता हूँ। मैंने मतलब ऐसा साल वगैरह नहीं डाल रखे कि कौन से साल में आया है ये, लेकिन 2021 का ये। तो देखिए उसमें क्या पूछा है, नॉमिनेशन ऑफ देम हैज बीन डन अवे विद वाई 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अभी देखिए, ये 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो उसमें क्या हुआ, जो एंग्लो इंडियन का प्रोविजन था, 2 सीट होती थी लोकसभा के अंदर, उनका एक्सटेंशन खत्म कर दिया है। मतलब अब उनका जो एक सीट, 2 सीट आपको रिजर्व करके रखनी पड़ेगी उनको एंग्लो इंडियन के लिए, उसका वो जो प्रोविजन था वो खत्म कर दिया है। तो ये उसी से रिलेटेड था। तो पहले हम देख लेते हैं सारे के सारे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 100, ये जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये किससे रिलेटेड है। देखिए हुआ क्या था कि इंडिया और एक सेकेंड, हाँ, इंडिया और बांग्लादेश में काफी सारे ऐसे एनक्लेव थे। एनक्लेव का मतलब कुछ टेरिटरी थी, जैसे ये इंडिया हो गया और ये बांग्लादेश का ऐसा बॉर्डर हो गया। तो कुछ टेरिटरी यहाँ पर थी, चारों तरफ थी, बहुत सारी टेरिटरी थी। अब प्रॉब्लम ये थी, जिनमें जो लोग रहते थे ना तो बांग्लादेश के सिटीजन थे और ना ही वो इंडिया के सिटीजन थे, तो उनके लिए वो कोई सिक्योरिटी का प्रोविजन मतलब कुछ भी नहीं था उनके लिए। तो बहुत दिक्कत आ रही थी। तो अब ये दो, जैसी मोदी सरकार आती है तो मोदी सरकार ने सबसे बड़ा काम तो यही किया कि जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था उसको पूरी तरह से ठीक कर दिया। पहला मतलब नहीं हो पा रहा था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हो ही नहीं पा रहा था। उसके लिए क्या था, करना था कि लोकसभा में एक जो लोकसभा राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट में एक बिल पास कराना था। उस बिल पास कराने के बाद तभी आप जो है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो लैंड एग्रीमेंट है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, उसको आप कर सकते थे। तो फिर भारत सरकार ने ये किया। भारत सरकार ने 100वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में करा और इसमें कुछ हुआ, कुछ टेरिटरी इंडिया की जो है बांग्लादेश को दे दी गई और बांग्लादेश की टेरिटरी कुछ जो एनक्लेव थे वो इंडिया को दे दी गई। हालांकि इंडिया को काफी नुकसान हुआ है इसमें, लेकिन फिर भी वो एक छोटा सा एक नुकसान मान सकते हो, इतना बड़ा नुकसान नहीं था। अब तो आपको ये याद रखना है कि जो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ये किससे रिलेटेड है, तो ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, तो ये बात याद रखना। दूसरा, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए अभी जीएसटी का क्वेश्चन नहीं पूछा है आयोग ने, तो हो सकता है जीएसटी को क्वेश्चन पूछे, तो मैं यहाँ पर जीएसटी का जो कंप्लीट है इसको भी कंप्लीट कर दूंगा। तो देखिए 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2016 के अंदर और इसके अंदर एक आर्टिकल 279A एक आर्टिकल ऐड किया जाए। इसके इस आर्टिकल के अंदर जीएसटी काउंसिल का प्रावधान, जीएसटी काउंसिल। अब हमको जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी याद रखना, कौन स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी, सॉरी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको कौन चेयर करता है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वे चेयर करते हैं। उसके इसके जो चेयरमैन होते हैं वे चेयर करते हैं। और कौन वो करते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू और फाइनेंस। जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज फाइनेंस
किस किस के, फाइनेंस और रेवेन्यू के। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी साइड से भी कौन आ सकता है, जो मिनिस्टर हो किसका, इंचार्ज ऑफ फाइनेंस का हो या टैक्सेशन को, या हो कोई दूसरा जिसको वो समझते हो स्टेट गवर्नमेंट नहीं भाई इसको भेजना चाहिए, इसको फाइनेंस की अच्छी नॉलेज है, तो वो उसको भेज सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो है तीन टाइप के मेंबर जो है इस जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं। ये याद रखना कि इसको चेयर कौन करता है। अब बात करते हैं कि भाई देखो इसकी जो आपको कोरम कितना होना चाहिए। कोरम का मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर संख्या है, टोटल नंबर है, जैसे कि टोटल स्टेट हो गया 28 और सेंटर हो गया, तो कितना हो गया 29। तो इन्होंने बोला कि भाई हम ये मीटिंग तभी कंडक्ट करेंगे जब इसका मतलब जितने भी मेंबर होंगे, मतलब देखो ऐसा नहीं कि केवल 29 ही है, 29 ही होता है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट भेजती है, स्टेट गवर्नमेंट भेजेगी ना, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे बंदे भेज सकती है अपने हिसाब से। तो उनका 1/10 अगर उनकी 1/10 अगर मेंबर होंगे, 1/10 कर दो तभी हम सेशन कंडक्ट कराएंगे, अदरवाइज नहीं हो सकती है। और अगर वोटिंग के बारे में बात करें, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 वोटिंग राइट दिए गए और स्टेट गवर्नमेंट को 2/3 वोटिंग राइट दिए गए। कोई भी डिसीजन 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है। अगर जब तक आपके पास 75% बंदों ने किसी भी काम के लिए हाँ बोल दिया, तो मतलब वो डिसीजन वही डिसीजन इंप्लीमेंट किए करेगी जीएसटी काउंसिल। तो ये बात याद रखना, वोटिंग राइट इनके, और इसको कौन चेयर करता है, और ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है, और कौन से अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था किससे रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। 102 देख लिया, 103 देखते हैं हम कि 103 देखिए, सॉरी ये हाँ ये 101 था, एक से एक था, ये एक से एक था, 102 नहीं था, एक से एक था। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब बात करते हैं हम 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए ये 2018 में आया। इसमें क्या हुआ, ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, ये एक कमीशन है, ठीक है। तो इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट एक आर्टिकल ऐड किया गया 338 बी। तो इस आर्टिकल के अंदर इस बॉडी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल का दर्जा दिया गया है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये बात याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल का दर्जा किस एक्ट के अंदर दिया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर दिया गया है, या ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ये आर्टिकल, जैसे इधर दे देगा 338 बी और इधर दे देगा बॉडी, किससे रिलेटेड है ये। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो आयोग ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप जो पिछले साल के क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो आपको पता होगा। अब बात करते हैं 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देख लिया। अब बात करते हैं हम 103। देखो 103 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये 2019 में आया था, और ये किससे रिलेटेड है कि 10% का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर किया गया है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है यहाँ पर। वैसे जैसे मैं फंडामेंटल राइट लाऊंगा, तो फंडामेंटल राइट एक तो 15 और एक 16, तो के अंदर बताऊंगा कि कौन सा इसके अंदर सब क्लॉज जोड़ी गई है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए। 2 बार क्वेश्चन आया इस पर, आप सब 2 बार क्वेश्चन पूछा है आयोग में, यहाँ पर 2 बार क्वेश्चन। कभी आप सोच रहे हो कि ये वैसी है, 2 बार क्वेश्चन पूछा मैंने, क्योंकि मैं जब फंडामेंटल राइट कराऊंगा आपको, तो आपको दिखाऊंगा कि 2 बार क्वेश्चन कैसे पूछा उसने, बस ये याद रख लेना, यहाँ पर अमेंडमेंट करा। अब करते हैं 104 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये 2019 में आया था। तो देखिए इसमें हुआ क्या था, हुआ ये था कि जो एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन वो 2020 में खत्म हो रहा था, ठीक है। तो उनके रिजर्वेशन को 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और एक और प्रोविजन है यहाँ से, दो अभी क्वेश्चन 2000 आयोग ने 2021 में ही पूछा है क्वेश्चन, यहाँ ध्यान से देखना कि अब इसको जो इनका जो रिजर्वेशन था एससी एसटी का, उसको 10% के लिए आ गए जो लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके अंदर 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। तो 2030 में फिर देखेंगे वो बढ़ ही जाएगा, उसको खत्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक और प्रोविजन था, जो एंग्लो इंडियन थे उनका मतलब 2 सीट तो एंग्लो इंडियन की और लोकसभा के अंदर होती थी, जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, और कुछ सीट होती थी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट की, उनमें होती थी। तो अब ये प्रोविजन पूरी तरह से खत्म कर दिया है, क्योंकि जब ये अमेंडमेंट आया था 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर आया, तो उसके अंदर कोई कुछ भी नहीं लिखा होता इनके बारे में। इससे पता लगता है कि इनका जो प्रोविजन है, लोकसभा के अंदर 2 सीट और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है इनका, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा था
कि क्वेश्चन ये 2021 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियंस इन द लोकसभा। लोकसभा के रेस्पेक्ट से पूछा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने पूछा, टू एंग्लो इंडियंस आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखो ये 2021 से 2000 जो जब तक ये 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था उससे पहले तक तो ये बात ठीक थी, बिल्कुल सही बात थी। लेकिन वन एंग्लो इंडियन इज रिप्रेजेंटेड, ये तो गलत बात है, दो रिप्रेजेंट होते हैं। नॉमिनेशन ऑफ देम, देम का मतलब एंग्लो इंडियंस, हैज बीन टर्न अवे, हटा दिया गया है विद बाय 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बिल्कुल सही बात है, अब उनको हटा दिया। दे आर नॉमिनेटेड एज पर द देयर पॉपुलेशन, ये तो गलत ही है। तो ये दो स्टेटमेंट देखिए, दो स्टेटमेंट तो गलत ही है, चाहे आप ले लो या पहला ले लो, लेकिन ये दो स्टेटमेंट, तो पहला वाला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन ए, ये दो, ये जब तक 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था उससे पहले तो ठीक था, लेकिन अब ये गलत हो गया है। ठीक है, तो अभी जो आंसर है वो सी आंसर इसका, तो हिंदी वाले देख सकते हो सी आंसर। संविधान में 112वें संशोधन द्वारा नामांकन, इनका नामांकन जो है समाप्त कर दिया गया है। तो ये देखिए क्वेश्चन बच्चे क्या है कि मतलब पढ़ के चले जाएंगे, मैंने पॉलिटी पढ़ लिया, भैया आपको थोड़ा सा अपना माइंड सेट पिछले साल के क्वेश्चन देखकर उसको अरेंज करना चाहिए कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन कर रहा है, अपने आप से क्वेश्चन करने चाहिए भाई कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ। 105, तो 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये किससे रिलेटेड है? देखिए क्या हुआ था 2021 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो जैसे होता ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है एक लिस्ट बनाती है, तो कुछ कास्ट को जो है जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लिस्ट के अंदर डाला जाता है कि भाई ये जो है ये जो कास्ट हैं ये सोशली और बैकवर्ड क्लास के अंदर आती हैं, तो उनको ओबीसी की लिस्ट में डाल दिया जाता है। और ये आइडेंटिफाई कौन करता है? ये आइडेंटिफाई करता है स्टेट गवर्नमेंट में करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी लिस्ट होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ये बोला कि भाई देखो ये जो आइडेंटिफाई करने वाली बात होती है ना, कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होती हैं उनको केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही आइडेंटिफाई कर सकती है कि भाई ये गरीब है, इसको इसमें डालना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई अधिकार नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट आया था इसको नल एंड वॉइड, इसको खत्म करने के लिए 105 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन, 105 नंबर का नहीं था, ये 105 अमेंडमेंट एक्ट आया 2021 में, तो उनके जजमेंट को जो है समाप्त कर दिया गया है। तो स्टेट भी अब जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकती है, मतलब जो कहने का मतलब ये जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनको ओबीसी की कैटेगरी का स्टेटस दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है। अब हम जो इस बार आने वाला क्वेश्चन है ना, मतलब मैं ये नहीं बोलता 90.99%, मैं बोलता हूँ सीधा 100%, मतलब इस बार ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। ठीक है, अब ये कौन सा है? 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत 2023। देखिए इसमें एक आर्टिकल तो 300, आर्टिकल याद करके जाना, 330 ए डाला गया। इसके अंदर क्या प्रोविजन है? इसके अंदर ये प्रोविजन है कि लोकसभा के अंदर 1/3 सीट या फिर 33% ऑफ द सीट किसके लिए रिजर्व है? वीमेन के लिए। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है यहाँ पर। ये उसके बाद में एक और आर्टिकल इंसर्ट किया गया है, ये 332 पे। तो इसके अंदर क्या है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है तो वहां पर 1/3 सीट का अरेंजमेंट किया गया है। तो ये बहुत बड़ी, मतलब ये अपने आप में एक, जब से देश आजाद हुआ है तो मतलब सच बताऊं तो जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि उन्होंने आज तक ऐसा भी, जब ये बिल पास हुआ तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी मतलब खूब एकदम कि हमारा था, फलाना था, ढिमकाना था, ये था, वो था। भाई इतने दिनों से 75 साल देश को आजाद हो गए, आप क्या सो रहे थे क्या? मतलब क्या सो गए थे क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा था कि जो औरतें होती हैं, देखिए होता क्या है कि देखिए हो बहुत बड़ा एक ब्लंडर रही है हमारे देश के अंदर कि अभी तक इस चीज पर ध्यान नहीं गए, ध्यान मतलब दिया दिया तो ज्यादा जानबूझ कर। देखिए हमारे देश के अंदर इतने रेप होते हैं, इतने क्राइम होते हैं औरतों के खिलाफ, बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन लॉ कौन बनाता है? बैठा हुआ वहां पर मेल। क्या मेल जो क्राइम करता है, एट्रोसिटीज करता है, रेप करता है औरतों के, तो क्या वो ऐसे लॉ बनाएंगे जिससे उसको सजा हो? नहीं बनाएगा। आपने देखा होगा जो रेपिस्ट होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, जो एट्रोसिटीज करते हैं औरतों पर, वो ऐसे घूम रहे होते हैं, उनको कुछ नहीं होता, वो बेल में हो या जेल में हो एक ही बात होती है उनका, वो घर, जेल भी घर होता है, बाहर भी, तो कुछ नहीं होता है। उसका एक रीजन ये लूप होगा हमारे सिस्टम के अंदर। तो आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो उन, और ये जो बड़े बड़े जज होते हैं, एडवोकेट, उनको लूप होल का पता है, तो अगर कोई क्राइम वो बचा लेते हैं। आपने देखा होगा कि निर्भया गैंगरेप वाला हुआ था, वो उसमें मतलब एक एडवोकेट, मुझे नहीं पता नाम क्या था उसका, एक बंदे ने पूरे देश की नाक में दब कर रखा था, क्योंकि लूप होल थे उनको। देखो होना तो उनको तभी जो एक साल, मतलब एक साल नहीं, इमीडिएटली उनको कुछ हो जाना चाहिए था, उनको फांसी दे देनी चाहिए थी, चाहे छोटा हो बड़ा हो।
एट्रोसिटी बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा एक बेशर्मी की बात थी ये। लेकिन नहीं, उसमें पूरे बंदे ने, उस एक अकेले बंदे ने पूरे देश की नाक में दम कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट और फलाना कोर्ट और ढिमकाना कोर्ट और कुछ नहीं हुआ उनका। फिर लास्ट हुई तो उनको शादी, लेकिन मतलब फांसी हुई है, लेकिन कितने साल में हुई है। इससे ये पता लगता है कि हमारे सिस्टम के अंदर लूप होल बहुत ज्यादा, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो पॉलिटिक्स में रहते हैं, जो बड़े बड़े ये होते हैं, जो जज, ये इनको पता होते हैं। तो वो ऐसे ही अरेंज, आम जनता को नहीं पता था। आम जनता तो नंगे होके लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता होता है कि रूल रेगुलेशन, सुप्रीम कोर्ट, फलाना कोर्ट, ये कोर्ट, वो कोर्ट, वो सारे के सारे उन्हीं लोगों के लिए बने हुए हैं। उन्हीं को सजाए मौत होती है, उन्हीं को सब कुछ होता है। बदर किसी अमीर आदमी को सजाए मौत नहीं होती है, ना उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट होता है। वो जेल के अंदर है या बेल के अंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। तो ये सारा सिस्टम हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा ब्लंडर है, जो कि अभी तक मतलब रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं हुआ औरतों के लिए। अब ये होगा तो वहां के अंदर औरतें बैठेंगी, वो लॉ बनाएंगी, अच्छे लॉ बनाएंगे जो कि फेवर करती है सबके लिए, अपने लिए भी और जो सोसाइटी होती है उसके लिए भी अच्छे लॉ बनाएंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा संदेश है कि जो है ये जो एक्ट आया। बात करते हैं, एक आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। ये आर्टिकल 239 AA, देखिए ये पहले से ही था। आर्टिकल 239 AA, ये आर्टिकल पहले से था, इसमें अमेंडमेंट किया गया। इसमें क्या है कि यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली है, क्योंकि यहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी औरतों का रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। तो ये आर्टिकल आप याद रखना, बहुत जरूरी। इस बार तो क्वेश्चन इस पर आने वाला, मैं ये नोट्स अभी जो है ऐड करा देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये हमारा था आज का लेक्चर, और मैंने आपको बताया कि पिछले के जो आप जो भी सेक्शन कर रहे हो स्टैटिक, उसको पॉलिटिकल, उसको करंट अफेयर के साथ जोड़ना बहुत जरूरी होते हैं। तो हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में।